इटली के वेनिस शहर में एक बहुत ही पुरानी और बहुत ही पॉपुलर चर्च को हर साल लाखों टूरिस्ट देखने आते हैं। यहाँ एक पवित्र संत की हड्डियों के सामने लोग प्रार्थना करते हैं। चर्च का नाम है सेंट मार्क्स बेसिलिका, लेकिन कई लोग ये मानते हैं कि इस चर्च में ईसाई धर्म के किसी प्रचारक की अस्थियां नहीं हैं। सबूत इशारा करते हैं कि ये हड्डियां उस आदमी की हैं जिसने 32 साल की उम्र में आधी दुनिया को जीत लिया था। जी हाँ, सिकंदर महान यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट। जून 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मौत तो हुई, लेकिन उसकी कहानी खत्म नहीं हुई। उसकी मौत के बाद उसकी लाश एक खजाना बन गई। इस खजाने के लिए राजाओं ने कई जंगें लड़ी, सेना ने अपने सेनापतियों से विश्वासघात किए और साम्राज्यों ने अपनी किस्मत दांव पर लगा दी। करीब 500 साल तक सिकंदर की लाश ताकत और सत्ता का चेहरा बनी रही। जिसके पास सिकंदर की लाश होती, वो खुद को साम्राज्य का असली वारिस बताने लगता। उसकी लाश ने 300 सालों तक मिडिल ईस्ट और यूरोप के नक्शे को तय करने का काम किया। लेकिन सिकंदर की इस लाश की एक और साइड है। 4वीं सदी के बाद सिकंदर की लाश अचानक गायब हो गई। कौन ले गया, कहाँ ले गया और उसकी लाश का क्या हुआ, किसी को कुछ ठोस नहीं पता। तब से लेकर आज तक 140 बार उसकी लाश को खोजने की कोशिश हुई, लेकिन उस लाश का आज तक पता नहीं चला। आज क्लेम किया जाता है कि चर्च में दफन वो पुजारी ही असली सिकंदर हैं, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है? किसने सिकंदर की लाश चुराई, किसने उसके मकबरे को लूटा और आखिर वो हमेशा के लिए कहाँ गायब हो गई? ये सब पता चलेगा इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। इस कहानी की शुरुआत होती है जून 323 ईसा पूर्व से। बेबीलोन यानी आज के इराक में सिकंदर ने अपनी आखिरी सांसें ली। वो सिर्फ 32 साल के थे। एक अनजान और तेज बुखार ने उनके सारे विजय अभियानों को बेकार कर दिया। सिकंदर के पीछे वो एम्पायर था जो ग्रीस के आयोनियन सागर से लेकर भारत की सिंधु नदी तक फैला था। लेकिन सिकंदर का कोई ऐसा वारिस नहीं था जो उसकी गद्दी को संभालता। सिकंदर के परिवार में 2 लोग बचे थे। एक उनका सौतेला भाई फिलिप और दूसरी उनकी बैक्ट्रियन पत्नी रोक्साना। रोक्साना उस दौर में प्रेग्नेंट थी, लेकिन सिकंदर का भाई मानसिक रूप से कमज़ोर था। इस सिचुएशन में दोनों ही सत्ता को संभालने के लिए लायक नहीं थे। यानी ग्रीस की कुर्सी खाली थी और वहाँ सत्ता का एक खूनी खेल शुरू होना तय था। रोमन इतिहासकार क्विंटस कर्टियस रूफस बताते हैं कि मरने से पहले सिकंदर ने अपनी शाही अंगूठी अपने सबसे भरोसेमंद और सीनियर कैवेलरी कमांडर पर्डिकस को दी थी। अंगूठी मिलते ही पर्डिकस ने खुद को रीजेंट यानी साम्राज्य का कार्यवाहक शासक मान लिया। पर्डिकस का मकसद था कि वो सिकंदर के एम्पायर को टूटने ना दे और सत्ता को पुराने मैसिडोनियन राजघराने के कंट्रोल में रखे। लेकिन इस काम को अंजाम देने के लिए ज़रूरी था कि पर्डिकस के पास सिकंदर की लाश हो। ऐसा इसलिए क्योंकि मैसिडोनिया का पुराना कानून बहुत ही सख्त और साफ था। कोई भी नया राजा तभी असली राजा माना जाता जब वो पुराने राजा की लाश को उनके पुश्तैनी शाही कब्रिस्तान यानी कि एगे में पूरे सम्मान के साथ दफनाए। ये जो एगे नाम की जगह है, ये आज ग्रीस के वर्जिना शहर नाम से जानी जाती है। पर्डिकस को पता था कि जो भी सेनापति सिकंदर की लाश को सेफ तरीके से मैसिडोनिया तक ले जाएगा, पूरी सेना और जनता उसी को अगला राजा मानेगी। मतलब सिकंदर की लाश को आप नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर समझो कि अगर ये नहीं है तो आपके पास आपका कोई काम नहीं है। लेकिन पर्डिकस के सामने एक और दिक्कत थी। जून का महीना था और मेसोपोटामिया यानी बेबीलोन यानी इराक की भयानक गर्मी में लाश के सड़ने का खतरा था। इसीलिए सिकंदर की बॉडी को बचाने के लिए तुरंत चाल्डियन और मिस्र के सबसे बेहतरीन ममी बनाने वाले एक्सपर्ट्स को बुलाया गया। कई लोगों को लगता है कि सिकंदर को शायद तुरंत दफना दिया गया होगा, लेकिन हिस्टोरिकल ट्रुथ ये है कि उसकी लाश को दफनाने में पूरे 2 साल लग गए थे। इन 2 सालों के दरमियान खजाने को पानी की तरह बहाया गया। आज भी इस बात पर बहस होती है कि उसकी लाश को शहद में डुबो कर रखा गया या इजिप्ट की ममीफिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ, क्योंकि ग्रीक लोग शहद का इस्तेमाल कीड़े मारने के लिए भी करते थे। खैर, इस डिबेट से निकला कंक्लूजन ये है कि सिकंदर की लाश को सड़ने से बचा लिया गया। फिर सिकंदर की बॉडी को ले जाने के लिए एक ऐसी गाड़ी बनाने का आदेश दिया गया जो कि सिकंदर को भगवान की तरह ट्रीट करे और उसी लायक की एक गाड़ी बनाए। ये काम सौंपा गया एरिडियस नाम के एक लॉजिस्टिक ऑफिसर को।
पहली सदी के ग्रीक हिस्टोरियन डियोडोरस सिकुलस ने इस गाड़ी को डिस्क्राइब किया है और आप हैरान रह जाएंगे इसे सुनकर। सिकंदर के लिए जो ताबूत बना वो पहियों पर चलता हुआ एक चलता फिरता मंदिर था। सिकंदर के शरीर के नाप का एक ठोस सोने का ताबूत बनाया गया। इस सोने के ताबूत के ऊपर 12x18 फीट का एक बड़ा सोने का मंडप बनाया गया। इसे आयोनिक खंभों का सपोर्ट दिया गया। इसके चारों कोनों पर जीत की देवी नाइकी की सोने की मूर्तियां लगी। पूरे रथ को खींचने के लिए 64 एक जैसे दिखने वाले खच्चरों को जोड़ा गया। जब ये रथ चलता था तो इसमें लगे बड़े बड़े घंटे थे जो दूर से ही राजा के आने का ऐलान करते थे। एक तरह से दुनिया को दिखाने का तरीका था कि सिकंदर का साम्राज्य आज भी कितना ताकतवर और अमीर है। पर्डिकस पूरी तरह से टेंशन फ्री था कि वो इस रथ को ग्रीस ले जाएगा और सत्ता पर अपनी पकड़ पक्की कर लेगा। लेकिन पर्डिकस को ये नहीं पता था कि असली खतरा सामने से नहीं बल्कि उसके अपने खेमे से आने वाला था। जब पर्डिकस इस पूरे जुलूस की रसद और प्लानिंग में उलझा हुआ था, उसी वक्त सिकंदर के बचपन का दोस्त और उसका एक बहुत ही चालाक सेनापति टॉलेमी वन सोटोर एक अलग ही बिसात बिछा रहा था। सिकंदर की मौत के बाद टॉलेमी ने बहुत होशियारी से इजिप्ट का इलाका अपने नाम करवा लिया। टॉलेमी एक बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान था। वो ज़मीनी हकीकत को समझता था। उसे पता था कि इतना बड़ा एम्पायर अब एक साथ नहीं रह सकता और वो मैसिडोनिया की गद्दी के पीछे भागने की बेवकूफ़ी नहीं करना चाहता था। उसका टारगेट साफ था, इजिप्ट की बेशुमार खेती पर कब्जा करना और वहाँ अपना एक इंडिपेंडेंट एम्पायर बनाना। लेकिन टॉलेमी के सामने एक बड़ी दिक्कत थी। वो एक ग्रीक था, यानी एक आउटसाइडर, और इजिप्ट की लोकल जनता उसे अपना राजा क्यों मानती, यानी कि उसे एक डिवाइन सपोर्ट की ज़रूरत थी। ये सहारा उसे मिला एक भविष्यवाणी में। सिकंदर के सबसे खास भविष्यवक्ता थे एरिस्टेंडर। एरिस्टेंडर ने एक भविष्यवाणी फैलाई थी कि जिस भी धरती पर सिकंदर की लाश दफनाई जाएगी वो धरती कभी भी कोई भी दुश्मन जीत नहीं पाएगा और वहाँ हमेशा बेहिसाब दौलत रहेगी। टॉलेमी ने सिकंदर की लाश को एक मरे हुए दोस्त की तरह नहीं बल्कि सबसे बड़े मिलिट्री और पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट टूल की तरह देखा। उसे पता था कि सिकंदर की पुरानी सेना अपने मरे हुए कमांडर से अंधी श्रद्धा रखती है, यानी कि अगर उसके पास लाश होगी तो दुनिया के सबसे बेहतरीन लड़ाके और अच्छे खासे सैनिक खुद ब खुद इजिप्ट की तरफ चले आएंगे। टॉलेमी की इसी सोच ने इतिहास की सबसे बड़ी चोरी की नींव रखी। 321 ईसा पूर्व के आखिरी महीनों में सोने का वो बड़ा रथ जिसमें सिकंदर की लाश थी वो बेबीलोन से भूमध्य सागर की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही थी। यहाँ से उत्तर की तरफ मैसिडोनिया मुड़ना था। लेकिन टॉलेमी ने अपने भाड़े की सेना के साथ इजिप्ट से कूच किया। इस चोरी के लिए कोई बहुत बड़ी जंग नहीं लड़नी पड़ी क्योंकि टॉलेमी ने उसी एरिडियस को खरीद दिया जिसने 2 साल लगाकर इस रथ को बनाया था। सीरिया पहुंचते ही एरिडियस ने जुलूस का रास्ता बदल दिया और सिकंदर की लाश वाला वो रथ मैसिडोनिया की ओर जाने की बजाय साउथ की ओर यानी इजिप्ट जाने लगा। इस कांड के वक्त पर्डिकस एनाटोलिया यानी आज के तुर्की में था। जब उसे खबर मिली तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। पर्डिकस को तुरंत समझ आ गया कि टॉलेमी ने सिकंदर की लाश चुराकर उसके राजा बनने का सपना बुरी तरह तोड़ दिया है। अब ऐसी सिचुएशन में उसने वही किया जो हम और आप में से कोई भी करता। गुस्से में आकर पर्डिकस ने अपनी सेना लेकर इजिप्ट पर हमला कर दिया। वो हर हाल में सिकंदर की लाश वापस चाहता था, लेकिन ये हमला असल में एक बहुत बड़ी भूल साबित हुआ। नील नदी पर्डिकस की सेना के लिए एक कब्रिस्तान बन गई। टॉलेमी की सेना नदी के उस पार थी, यानी कि पर्डिकस की सेना को नील नदी पार करनी पड़ेगी। उसने जब अपने सैनिकों को ज़बरदस्ती नील नदी पार करने का हुक्म दिया तो उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि उसका क्या हाल होने वाला है। नदी का फ्लो बहुत तेज़ था और पानी के अंदर कई मगरमच्छ रहते थे। प्राचीन इतिहासकारों के दस्तावेज बताते हैं कि उस भयानक दिन करीब 2000 मैसिडोनियन सैनिक या तो डूब गए या उन्हें नील नदी के मगरमच्छों ने जिंदा खा लिया। पर्डिकस की सेना का मनोबल पूरी तरह से टूट चुका था। सैनिक इस हार और इस खौफनाक मौत के लिए पर्डिकस को जिम्मेदार मान रहे थे। उसी रात पर्डिकस के अपने ही अफसरों ने बगावत कर दी। वो चुपचाप उसके तंबू में घुसे और पर्डिकस का कत्ल कर दिया। इस तरह पर्डिकस की मौत के साथ ही सिकंदर का एम्पायर हमेशा के लिए टुकड़ों में बट गया। इतिहास में इस जंग को वॉर्स ऑफ द डायदोची यानी उत्तराधिकारियों का युद्ध कहा गया है। पर्डिकस खत्म हो चुका था और अब सिकंदर की लाश, जो इस पूरी दुनिया की सबसे कीमती चीज़ थी, वो पूरी तरह से टॉलेमी के कब्जे में थी। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। टॉलेमी का असली मास्टरमाइंड वाला दिमाग तो अब चलना शुरू हुआ था। वो लाश को तुरंत अपनी नई राजधानी अलेक्जेंड्रिया नहीं ले गया क्योंकि वो शहर तो अभी बन ही रहा था।
इसके बजाय उसने लाश को मेम्फिस नाम के एक शहर में रखा जो एंशिएंट इजिप्ट के फ़ारो की राजधानी हुआ करती थी। मॉडर्न इजिप्टोलॉजिस्ट का मानना है कि टॉलमी ने सिकंदर को दफनाने के लिए एक ऐसा खाली ताबूत यूज़ किया जो असल में मिस्र के आखिरी मूल राजा नेक्टानेबो द्वितीय के लिए बना था। असल में ग्रीक हमलावर को इजिप्ट के सबसे पवित्र शाही ताबूत में रखकर टॉलमी ने बिना कुछ कहे इजिप्ट की जनता को मैसेज दिया कि सिकंदर ही उनका असली भगवान और फ़ारो है। इजिप्ट की जनता ने टॉलमी की हुकूमत को एक्सेप्ट किया। फिर सालों बाद करीब 280 ईसा पूर्व में टॉलमी सेकेंड ने सिकंदर की लाश को फाइनली अलेक्जेंड्रिया शहर में शिफ्ट कर दिया। अलेक्जेंड्रिया में सिकंदर के लिए एक बेहद आलीशान मकबरा बनाया गया जिसे सेमा या सोमा कहा जाता था। यहाँ का सिकंदर की लाश का रोल एक बार फिर बदल गया। अब ये लाश टॉलमी एम्पायर का सेंट्रल बैंक बन चुकी थी। शुरुआत में तो टॉलमी राजघराने ने बहुत तरक्की की, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता गृह युद्धों, अकाल और बेकार एडमिनिस्ट्रेशन के चलते उनका एम्पायर दिवालिया हो गया। जब पैसा खत्म होने लगा तो इन राजाओं की नज़र अपने ही उस भगवान पर पड़ी जिसके नाम पर वो राज कर रहे थे। 89 ईसा पूर्व में एक बहुत ही शर्मनाक और हैरान करने वाली घटना इसी कड़ी में घटती है। उस वक्त मिस्र का राजा टॉलमी एक्स हुआ करता था। उसके पास अपने ही भाड़े के सैनिकों को पैसा देने के लिए कुछ नहीं बचा था। खजाना खाली था और ऐसे में पैसे का इंतजाम करने के लिए उसने वो काम किया जो कोई सोच नहीं सकता। उसने सिकंदर के ठोस सोने के ताबूत को पिघला दिया। उस पिघले सोने से सिक्के ढाले गए और सैनिकों को बांटे गए। यानी जिस आदमी ने कभी दुनिया जीती उसकी लाश को सोने से निकालकर एक सस्ते शीशे या फिर एलाबस्टर के ट्रांसपेरेंट डब्बे में डाल दिया गया। फिर बाद में जब क्लियोपैट्रा का दौर आया और उसे रोम के ऑक्टेवियन के खिलाफ एक भयंकर जंग लड़नी थी तो उसने भी सिकंदर के मकबरे का इस्तेमाल किया। मकबरे के आसपास का बचा कुचा सोना और कीमती धातुएं नोच ली गई। हालांकि सिकंदर की बेइज्जती का दौर यहीं खत्म नहीं हुआ। 30 ईसा पूर्व में जब रोम ने पूरी तरह से इजिप्ट को अपने कब्जे में लिया तो रोमन सम्राट ऑक्टेवियन यानी ऑगस्टस अलेक्जेंड्रिया आए। इन्होंने जानबूझकर सिकंदर की कब्र का इस्तेमाल टॉलमी राजघराने को नीचा दिखाने के लिए किया। रोमन इतिहासकार कैसियस डियो लिखते हैं कि ऑगस्टस ने सिकंदर के शीशे वाले ताबूत पर एक सोने का मुकुट और फूल रखे, लेकिन इस दिखावे के दौरान ऑगस्टस के हाथों से गलती से सिकंदर की मम्मी की नाक का एक हिस्सा टूट गया। जब वहाँ उससे पूछा गया कि क्या वो टॉलमी राजघराने के बाकी राजाओं की कब्रें भी देखना चाहेगा, तो ऑगस्टस ने कहा, मैं यहाँ एक राजा को देखने आया था, कुछ लाशों को नहीं। ये लाइन रोम का ऐलान था कि 300 साल पुराना टॉलमी एम्पायर अब रोम के जूतों के नीचे है। ऑगस्टस के बाद रोमन सम्राटों ने सिकंदर की लाश को एक टूरिस्ट स्पॉट या एक म्यूजियम की तरह इस्तेमाल किया। जैसे कि पागलपन के लिए मशहूर रोमन सम्राट कैलिगुला ने मकबरे में सिकंदर का प्राचीन सीने का कवच चुरा लिया। वो उसे पहनकर अपनी ताकत दिखाना चाहते थे। एक और सम्राट थे कराकल्ला। इन्होंने कब्र पर जाकर अपनी खुद की अंगूठी और कपड़े उतार कर चढ़ा दिए। कुल मिलाकर इन रोमन्स के लिए सिकंदर एक पैमाना था जिससे वो अपनी महानता को नापते थे। लेकिन इन सब के बीच सिकंदर की लाश गायब हुई, किसी राजा से नहीं बल्कि एक नए धर्म के उदय से। 4वीं सदी के आखिर तक आते आते रोम में ईसाईयत सबसे बड़ा धर्म बन चुका था। 389 और 391 ईस्वी के बीच रोमन सम्राट थियोडोसियस प्रथम ने कुछ सख्त फरमान जारी किए। इन फरमानों के तहत पूरे एम्पायर में पैगन यानी पुरानी मान्यताओं वाले पूजा पाठ को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। अलेक्जेंड्रिया के कट्टरपंथी ईसाइयों के लिए सिकंदर का वो सोमा मकबरा कोई ऐतिहासिक धरोहर नहीं था। उनके लिए वो एक शैतानी और विधर्मी पंथ का सबसे बड़ा अड्डा था, क्योंकि लोग आज भी सिकंदर को भगवान मानकर पूज रहे थे। इस गलती को ठीक करना ईसाइयों के लिए बहुत ज़रूरी था। ईसाई भीड़ ने अलेक्जेंड्रिया की सड़कों पर तबाही मचा दी। पुरानी मूर्तियों को तोड़ा गया, ज्ञान के केंद्रों को जलाया गया और सिकंदर के मकबरे को ईंट दर ईंट उखाड़ कर फेंक दिया गया। जहां सिकंदर के रिमेन्स थे उस जगह का नामो निशान तक मिटा दिया गया। यह डिस्ट्रक्शन इतना भयानक था कि 400 AD के आसपास कॉन्स्टेंटिनोपल के बिशप जॉन क्राइसोस्टोम ने अपने भाषणों में लोगों से ताना मार के पूछा, बताओ कहाँ है सिकंदर की कब्र, दिखाओ मुझे। कभी इतिहास के सबसे बड़े विजेता रहे सिकंदर अब इतिहास के पन्नों से पूरी तरह गायब हो चुके थे। लेकिन क्या वो लाश सच में मिट्टी में मिल गई या उसे कहीं दफन किया गया और छिपा दिया गया? इसी सवाल ने मॉडर्न आर्कियोलॉजिस्ट की नींदें उड़ा रखी हैं। पिछले कुछ डेकेड्स में सिकंदर की कब्र ढूंढने के लिए 140 से भी ज़्यादा अभियान चलाए गए।
कई लोगों का मानना है कि मकबरा आज भी अलेक्जेंड्रिया की सड़कों के नीचे दबा है। 1860 के दशक में महमूद अल फलाकी नाम के एक रिसर्चर ने एंशंट मैप्स की मदद से यह दावा किया कि सिकंदर का मकबरा आज की नबी डैनियल मॉस्क के ठीक नीचे मौजूद है। फलाकी ने मस्जिद के नीचे बनी सुरंगों में खुदाई की और वहाँ पत्थरों के कई सीक्रेट रास्ते भी मिले, लेकिन धार्मिक भावनाओं का हवाला देते हुए प्रशासन ने अचानक वो खुदाई रुकवा दी और सुरंगों को हमेशा के लिए सील कर दिया। ग्रीस में भी कई आर्कियोलॉजिस्ट ने दावा किया कि सिकंदर को वापस वर्जीनिया लाया गया था, लेकिन जब वहाँ मिली हड्डियों की डीएनए और कार्बन डेटिंग का टेस्ट हुआ तो उनका दावा पूरी तरह से उल्टा पड़ गया। असल में वो हड्डियाँ सिकंदर के दौर से भी कई दशक पुरानी निकली। ऐतिहासिक सबूत इस बात को सिरे से खारिज करते हैं कि सिकंदर की लाश कभी यूरोप पहुँच पाई थी वापस दोबारा। लेकिन अगर लाश अलेक्जेंड्रिया में नहीं है तो ग्रीस में भी नहीं है, तो सवाल उठता है कि वो गई कहाँ। इसी सवाल से शुरू होती है मॉडर्न हिस्ट्री की सबसे कंट्रोवर्शियल और हैरान करने वाली थ्योरी, जिसे द वेनेशियन थ्योरी कहा जाता है। ब्रिटिश हिस्टोरियन एंड्रयू चुक ने पुरानी तारीखों और घटनाओं का एक ऐसा पैटर्न ढूंढा जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर देगा। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि 390 ईस्वी में ईसाई हमलों के बाद सिकंदर की लाश का जिक्र अचानक से हर किताब और हर रिकॉर्ड से गायब हो जाता है। इस घटना के ठीक 2 साल बाद यानी 392 ईस्वी में उसी अलेक्जेंड्रिया शहर में अचानक से ईसाई संत सेंट मार्क की ममीफाइड लाश जादुई तरीके से प्रकट हो जाती है। एंड्रयू चुक का तर्क है कि जब ईसाई भीड़ सिकंदर के मकबरे को तोड़ने आ रही थी तो अलेक्जेंड्रिया के लोकल लोगों ने सिकंदर की लाश को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा धोखा दिया। उन्होंने उस पैगन राजा की लाश को ईसाई संत की लाश बताकर छिपा लिया। ये धोखा फिर कई सदियों तक चलता रहा। किसी को डाउट तक नहीं हुआ कि जिस संत की वो पूजा कर रहे हैं वो असल में एक ग्रीक योद्धा है। फिर साल 828 एडी में वेनिस के कुछ व्यापारियों ने अलेक्जेंड्रिया से सेंट मार्क की इस लाश को चुरा लिया और इसे इटली ले गए, जहां आज का सेंट मार्क्स बेसिला खड़ा है। एंड्रयू चुक की इस थ्योरी का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट एक पत्थर है। वेनिस के इस चर्च की नींव एक स्टार शील्ड ब्लॉक से मिलता है। इस ब्लॉक पर मैसिडोनियन डिज़ाइन बना है। जब इस पत्थर को नापा गया तो इसके डायमेंशंस ब्रिटिश म्यूजियम में रखे इजिप्ट के राजा नेक्टा नेबो द्वितीय के ताबूत से मिलीमीटर दर मिलीमीटर मिलता है। दोस्तों, ये वही ताबूत है जिसके बारे में माना जाता है कि टॉलमी ने सिकंदर को मेम्फिस में दफनाने के लिए इस्तेमाल किया था। क्या ये महज एक इत्तेफाक हो सकता है या फिर सच्चाई ये है कि पिछले 1200 सालों से लाखों लोग जिस जगह को ईसाई धर्म का एक पवित्र केंद्र मानकर वहाँ अपने घुटने टेक रहे हैं वो असल में उसी सिकंदर की कब्र है जिसने कभी अपनी तलवार के दम पर देवताओं की सत्ता को चैलेंज किया था। कैथोलिक चर्च ने आज तक उन मिस्टीरियस हड्डियों की आज़ाद डीएनए या कार्बन टेस्टिंग की इजाज़त नहीं दी है। शायद वो भी इस डर में जीते हैं कि अगर सच सामने आ गया तो इतिहास के कई पन्ने दोबारा लिखने पड़ेंगे। आज सिकंदर की बॉडी भले गायब हो, लेकिन सत्ता और लालच और उसके साथ धोखे की जो कहानी उसने अपने पीछे छोड़ी वो आज भी हमारे समाज और राजनीति में कहीं ना कहीं जिंदा है। तो दोस्तों, ये थी कहानी सिकंदर के लाश के गायब होने की और वो लाश आज तक क्यों नहीं मिली इसके बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।